हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर 26 जो है सोशोलॉजी का है। सोशोलॉजी में जो हम आज करेंगे भारतीय समाज, आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय समाज। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड है। अगर उनके सिलेबस में भारतीय समाज है जिसमें आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो है उनके लिए अमृत तुल्य है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो आज टॉपिक है जिसमें हम भारतीय समाज के विषय में, ग्रामीण, आदिवासी और नगरीय के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट यही आता है, आदिवासी समाज। अब देखिए आदिवासी समाज में क्या है और इसका क्या महत्व है। कहते हैं आदिवासी समाज की परिभाषा उस समुदाय से की जाती है जो पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र की होते हैं, जिनका अपनी संस्कृति होती है, धर्म होता है, भाषा होती है, नित्य जातीय पहचान भी होती है। यानी देखा जाए तो कहते हैं आदिवासी समाज अपना अलग ही पहचान लिए बैठे हुए हैं। उनकी संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा हो और निताहे हो, सारे के सारे जो है हमारे जो है सभ्य समाज से अलग होता है। और आज भी वो प्राचीन जो है जीवन पद्धति को ही अपना रहे हैं, तो ये आदिवासी समाज के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं मानव शास्त्री आदिवासी व्याख्या एक ऐसे सामाजिक समूह से करते हैं जिसका एक निश्चित क्षेत्र में निवास पाया जाता है, जिसकी पहचान अंतर्विवाहित होती है और जिसे कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है। इस समूह में आदिवासी मुखिया का राजा चलाता है और ये मुखिया जो है वंशागत होते रहते हैं, यानी यहाँ पर मुखिया के जो होंगे वो वंशागत होते रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि इसमें जो सभी मानव शास्त्रियों ने यही बात बोला है कि इनका एक समूह होता है जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। और कहते हैं इनमें अंतर्विवाहित संबंध भी स्थापित होता है, तो इसमें बहुत विशेषता देखने को मिल सकता है। आदिवासी समूह भाषा की बोली द्वारा जुड़े हुए होते हैं और ये समूह सामाजिक दृष्टि से जातियों से भिन्न होते हैं। इनकी अपनी परंपराएं, विश्वास और रीति रिवाज होते हैं और ये लोग अपनी नित्य जातीय एवं क्षेत्रीय एकता के बारे में सदैव जागरूक होते हैं। तो ये भी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। अगर देखें हम तो यहाँ पर ये बात भी आपके समक्ष आता है कि आदिवासी समाज की क्या विशेषताएं हो सकती है। यानी आदिवासी समाज की उपरोक्त परिभाषा के आधार पर इनके हम कुछ लक्षण हम बता सकते हैं जिसको विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। तो कहते हैं ये आदिवासी लोग जो होते हैं इनका एक निश्चित जो है भौगोलिक क्षेत्र होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहना ये पसंद करते हैं जहाँ पर उनको हर चीज़ जो है आसानी से प्राप्त हो जाए। सामान्यतः आदिवासी जंगलों एवं पहाड़ों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो है शोर शराबा वाले इलाका उनको कभी पसंद नहीं आती है। वो शांतिमय किस्म के जो है आदिवासी होते हैं। दूसरे समूह की तुलना में ये एक पृथक अर्थ पृथक क्षेत्र से निवास करते हैं, यानी देखा जाए तो दूसरों समूह जो होते हैं उससे ये अलग होते हैं और ये कभी कभी खनाबदोष भी होते हैं, यानी एक जगह वो नहीं टिकते हैं। इनकी अपनी संस्कृति जो है, जन रीतियाँ और बाहरी विज्ञान और विश्वास व्यवस्था सारे चीज़ उचित मात्रा में विद्वान होती है, यानी इनका संस्कृति अलग होती है, जन रीतियाँ अलग होती है, तो ये सारी व्यवस्था जो होती है इनकी अलग होती है और इनका इसी अलग होने की वजह से इनको जो जनजाति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं आर्थिक दृष्टि से ये आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ये जो होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं, किसी पे डिपेंडेबल नहीं होते हैं और ना ही किसी से इनको कोई मतलब रहता है। अर्थात ये जो है जीविकोपार्जन करते हैं एवं बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं करते हैं, यानी ये जो है बाजार में बेचने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं होते हैं। इनकी तकनीकी अधीन होती है तथा इनकी अर्थव्यवस्था
मुद्रा पर नहीं आधारित होती, यानी पैसे के रूप में कभी भी अपना जीवन यापन नहीं करते हैं। देखा जाए तो ये वस्तु विनिमय ही करते हैं, आपस में वस्तु विनिमय करना ही इनका एक प्रधान मूल्य रह जाता है। लेकिन कहते हैं ये अर्थव्यवस्था जो मुद्रा पर इनका निर्भर होता ही नहीं है, यानी देखा जाए जो मुद्रा होती है, पैसे होती है, वो उस पर कभी भी निर्भर नहीं होते, उनको पैसा की इतनी लालसा भी नहीं रह जाती है। इनकी रुचि वर्तमान की समस्याओं से होती है, वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते, जो इनकी बहुत बड़ी विशेषताओं में से एक है। यानी ये अपनी वर्तमान समस्याएं से होती है, यानी कि इनकी रुचि जो होती है वर्तमान समस्या जो चल रही होती है उन्हीं पे लोग विश्वास करते हैं। भविष्य में क्या होना है, कैसे होना है, इसके बारे में इन्होंने कभी जीवन में सोचा तक भी नहीं होता है और भविष्य को कभी चिंता भी नहीं करते थे। इनकी अपनी स्वयं की भाषा होती है तथा ये भाषा कोई लिपि नहीं होता है, यानी इनका अपना एक भाषा होता है जो अपने आप में अलग होता है। और देखा जाए तो इन भाषाओं में कोई लिपि नहीं होती है और इसको लिपिबंद भी नहीं किया गया है। इनकी स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था होती है, यानी ये स्वयं ही राजनीतिक व्यवस्था में संलग्न होते हैं। यह व्यवस्था राज्यहीन या राज्य दोनों की हो सकती है। आरंभ में आदिवासी समाज राज्यहीन समाज था, यानी इनका कोई राज्य उज्जै नहीं हुआ करता था, ये राज्यविहीन समाज होता था जिसमें कोई राजा कोई मुखिया कुछ भी नहीं होता था, सब अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चलाते थे। इसका मतलब हुआ कि समाज में कोई राजा नहीं होता था, वे अपनी कानूनी व्यवस्था को परिवार और नातेदारी संबंध से चलाते थे, यानी उनमें जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो मुखिया हुआ करते थे, उन पर कोई राज्य नहीं करता था। बाद में इस समाज में राज्य व्यवस्था आई, जिसे चुनाव द्वारा अपने राजा या मुखिया को मनोनीत करते थे। आज यह स्थिति बदल गई है, ये स्वतः ही छोड़ चुके हैं और स्थानीय प्रशासन के अंग बन गए हैं। तो आज देखा जाए तो आज बहुत से आदिवासी जो है अपना वास्तविक अस्तित्व जो है खो दिया है और ये जो है शहरों में जो है नागरिक बन के रह रहे हैं। तो इसमें कोई विडंबना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। कहते हैं जैसे जैसे इंसानों की जो सोच विचार चेंज होगा वैसे वैसे वो शहर की तरफ चले जाएंगे। अगर हम अगला पॉइंट देखें जिसमें आज आदिवासी समाज को सरल समाज कहते हैं, यानी आदिवासी बहुत ही सरल समाज होता है। इनमें किसी तरह की भेदभाव मनमुटाव किसी प्रकार के जो है धन की लालसा नहीं होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो है आदिवासी समाज बहुत ही सरल समाज होता है। यह इसलिए है कि इनके सामाजिक संबंध मुख्य रूप से परिवार और नातेदारी पर निर्भर होता है, यानी कहते हैं सामाजिक संबंध भी इनके नातेदारी या परिवार पर ही संबंधित होता है, यानी किसी दूसरे से इनका कोई अर्थ और लेन देन नहीं रहती है, न ही किसी तरह के जो है सामाजिक संबंध भी स्थापित हो पाती है। इसके अलावा इनमें कोई जो है कठोर सामाजिक स्थिरीकरण नहीं पाया जाता है, यानी इसमें साफ शब्दों में देखा जाए तो इसमें जो है सत्रीकरण ये नहीं पाया जाता, यानी ऊंच नीच की भेदभाव होता ही नहीं है। यहाँ पर सत्रीकरण का अर्थ यही होता है सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है, ना तो इनके पैसे के प्रति होती है ना इनकी जाति के प्रति होती है। कहते हैं ये लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, तो इसलिए इसमें इनमें जो है सामाजिक सत्रीकरण पाया नहीं जाता है। इनका अपना स्वयं का ही धर्म होता है, ठीक है, इनका अपना एक धर्म होता है, अर्थात इनका देवी देवताओं पर विश्वास होता है और उनके धर्म का स्वरूप आत्मवाद ही होता है। ये अपने देवी देवताएं और पूर्वजों के पूजा भी करते हैं। टोटमवाद के अंतर्गत लोग पेड़ या किसी जानवर की तरह अपने पूर्वजों को अपना जो है स्थापक मानते थे और उनका विश्वास जो है प्राकृतिकवाद में भी होता था। एवं वे जो है नदी नाले सूर्य चंद्र और जंगल की सदैव पूजा करते थे, यानी ये प्राकृतिक वस्तुओं को सदैव ही पूजा करते थे और प्राकृतिक को ही अपना देवी देवता मानते थे, क्योंकि उनका मानना यही बात था कि प्राकृतिक से ही उनको सभी चीज़ वस्तु मिलती है, इसलिए उनके लिए पूजनीय प्राकृतिक ही होगा। इसलिए वो नाली सूर्य चांद और जंगल की सदैव ही पूजा किया करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत में आदिवासी समुदाय। अब देखा जाए तो भारत में कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से जो है आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 461 जो है आदिवासी समूह है, यानी 461 जो है आदिवासी समूह देखने को मिल सकता है, जो सारे देश में ये फैले हुए हैं। जनगणना 2001 के अनुसार इनकी जनसंख्या जो है 8.1% है, यानी 8.1% होना बहुत बड़ी बात है। इनका जो है वितरण 5 क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्षेत्र दिखाया गया है और मुख्य जनजातियाँ। तो कहते हैं उत्तर पूर्व सिक्किम और हिमालय में नागा, मिजो, अदिज्वला, गदी, खासी, गारो, राजी, जयंती, राज, भुटिया और गौरो, शहरी, भील और गरसिया, रेवरी, डांग और मीना वर्ली सब पाए जाते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो सहरिया, भील, गरसिया और रेवरी
बीना और वर्ली पाई जाती है। अगर मध्य क्षेत्र में देखा जाए तो मुंडा, ओड़ा, संथाल, गोंड हो, च्यों, भूमिज, विरहो, कोस, असोरा। देखिए नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको क्षेत्र के हिसाब से दो दो नाम याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिणी क्षेत्र में हम देखें तो इरूला, टोडा, वगड़ा, पेलियांस, चिलानेका ये सारे पाए जाते हैं। और द्वीपों में रहने वाले समुदाय जो मुख्य तौर पे है, कहते हैं ग्रेट अंडमान निवासी जो है जरावा, ओज, एसेंटिकोलोज, सैमोन, अनिकोर निवासी सब पाए जाते। अगर हम विभिन्न जो है आदिवासियों की संख्या के देखें तो कहते हैं यहाँ पर अगर हम गोंडा सबसे अधिक जो है 8 लाख जनसंख्या मिलती है। यानी गोंडा में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 8 लाख से भी अधिक है। इसके बाद भील में है 7.5 लाख है, संथाल में 5 लाख है और मीना में 2.2 लाख है, ओरा में 2 लाख है। इन जनजातियों में जो है अराब केवल 50, ओज केवल 100 और अंडमान निवासी लगभग 150 जो है रंड केवल 260 के आसपास देखते हैं। कहते हैं भारत में आदिवासी की भाषीय वर्गीकरण यानी भाषा के आधार पर इनको वर्गीकरण करना। आखिर क्या है भाषा के आधार पर इनका वर्गीकरण करना? कहते हैं अधिकांश आदिवासी गैर आदिवासी भाषा समूह में बोलते हैं। ये भाषा 4 पारिवारिक होते हैं: अस्टो एस्ट्रिक्स, ट्यूबो चीनी, द्रविड़ और इंडो यूरोपियन। यहाँ पर हमारे समक्ष जो है भाषा परिवार और मुख्य आदिवासी भाषाएं। तो देखा जाए तो अस्टो एथेटिक जो होती है खासी, निकोबारी, संथाली हो, मुंडारी, तो सारे के सारे पाए जाते हैं। टिबोतो में चीनी, भुटेल, लेंचा, ओवरो, मीरा, डेल्फा, गेरो, नागा, लूसाई ये पाए जाते हैं। द्रविड़ में कोरवा, वनडगा, टेड्डा, कोटा, कुई, गोंडी, मलेर, ओरा ये सब पाए जाते हैं। इंडो यूरोपियन में देखा जाए तो हाजोग, भीली पाया जाता है। उसके पश्चात हमारा अगला पॉइंट जो आता है आदिवासी समाजी संरचना एवं सत्रीकरण। आखिर आदिवासी समाजी संरचना एवं सत्रीकरण का क्या अर्थ है? क्या इसमें सत्रीकरण पाया जाता है? क्या आदिवासी संरचना जो है समाजी संरचना एक अलग है? तो इसके विषय में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए कहते हैं अधिकांश आदिवासी जो है पितृवंशीय होते हैं। हमारा समाज भी पितृवंशीय ही माना गया है। इन आदिवासियों में जो है उड़ीसा के क्रोंद और पश्चिमी बंगाल और बिहार के स्थल और जो है मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान के भील माने जाते हैं। यानी सारे के सारे क्षेत्र अगर आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ है वो जो है पितृवंशीय समाज माना गया है। और देखा जाए तो पितृवंशीय ही हर जगह होता है, मातृवंशी कुछ ही स्थानों पर देखने को आपको मिल सकता है। पितृवंशीय का आशय यही होता है कि परिवार की संपत्ति पिता के बाद पुत्र को मिलता है। इससे तो आप भली भांति परिचित हो गए पितृवंशी वर्ड से। कहते हैं पितृवंशी का अर्थ ही यही होता है कि पिता के बाद जो है पुत्र को जो है सारी संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। कहते हैं और वंशज परंपरा जो है पिता से पुत्र को मिलता है। और इस समाज में जो है पुरुष जो है प्रभुत्व चलाता है, यानी पुरुष का ही प्रभुत्व सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मान्य रखता है। कहते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अभाव में आदिवासी समाज संख्या का आधार नथदारी समूह जैसे कि गोत्र, वंशावली और परिवार पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अभाव में कहते हैं यहाँ पर जो है आपको देखने को ये मिल सकता है कि ये लोग नथदारी, गोत्र, वंशावली, परिवार पर सदैव ही निर्भर रहते हैं। कुछ आदिवासी समुदाय मातृवंशी होते हैं और इसमें मेघालय के खासी और गोरो हैं। असम में आदिवासी समूह में जो है सत्रीकरण नहीं पाया जाता था। इसमें 2 समूह पाए जाते थे, वे शासक गोत्र और अनंत गोत्र। कहते ये वे गोत्र थे जो कि बहुत काफ़ी विस्तृत थे। आर्थिक दृष्टि से इन आदिवासियों को जो है सतमूलक समाज भी कहते थे। गैर आदिवासियों के संपर्क में आने के बाद इन समूहों में भी गैर बराबरी देखने को मिल सकती है, यानी काफ़ी जो है गैर बराबरी चीज़ देखा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आदिवासी समस्या। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात आ गया है कि आदिवासी समस्याएं क्या है। आखिर आदिवासियों की समस्या क्या रहती है? कहते हैं आदिवासी समाज में समस्याओं का कोई यहाँ पर होती नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हमारे जो है प्रगतिशील समाज ने उन पे बहुत तरह की समस्याओं को खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो आदिवासी समाज जो है बिल्कुल तहस नहस सी हो गई है। कहते हैं जब आदिवासी बाहरी समूहों के संपर्क में आए तब उनमें कुछ समस्या आ गई। मुस्लिम शासन के आने से पहले आदिवासी समानताएं समाज की मुख्य धारा से पृथक थे। कहते हैं मुस्लिम प्रशासन की प्रक्रिया में राज्य ने राजस्व ग्रहण करने की प्रक्रिया चलाई। मुस्लिम शासकों ने राजस्व तो लिया, लेकिन
आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराओं का हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रिटिश काल में आदिवासियों का शोषण आरंभ हो गया और यह मुख्य रूप से 3 कारणों से पाया गया। अब देखिए ये सारी बातें आदिवासियों की समस्या के अंतर्गत आता है। कहते हैं पहले ये इनकी जीवन बहुत ही जो था सुलझा हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पर आधुनिकीकरण ने ले लिया और जो है हमारे जो विस्तृत समाज है उनमें जाके मिल गए, जिसकी वजह से उनकी बहुत सी समस्याएं जो है खड़ी कर दी। कहते हैं जब इनकी समस्याओं में सबसे पहली बात तो यही था कि ब्रिटिश आदिवासियों पर शासन करना चाहते थे, यानी ब्रिटिश का जो है पूरा मंशा जो था आदिवासियों पर शासन करने का था। कहते हैं ब्रिटिश चाहते थे कि आदिवासी क्षेत्र में जो आय के स्रोत हैं उन्हें उनसे ले लिया जाए। कहते सामान्यतः आय के स्रोत जैसे कि खनिज संपदा आदिवासी क्षेत्र में थी, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए जो था संकट का समय था, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि उन पे भी उनका राज्य स्थापित हो जाए, जिससे जो कहते हैं जंगलों में मिलने वाले औषधि और जो जंगलों में मिलते थे उपयोगी वस्तु उनका जो है कब्जा हो जाए। तर्क के बहाने से लोग जो है आदिवासियों को इस्लाम धर्म की शिक्षा भी देते थे, यानी उनका तर्क के बहाने, यानी सिर्फ वो अपनी मनसा पूरा करने के लिए आदिवासी को ईसाई धर्म के पूरे अपनाने के लिए शिक्षा देते थे, उनको प्रेरणा करते थे, प्रेरित करके उनको जो है इस्लामी धर्म में सम्मिलित करना चाहते थे। कहते हैं संस्कृति संबंध विविध कारणों से आदिवासियों के संपर्क में आकर आरंभ हुई। अब बहुत सी संस्कृति थी जो कि आदिवासियों के संपर्क में आने से स्थापित हुआ। जैसे पहली बात तो यही आता है कि आदिवासी क्षेत्र में खनिज संपदा की प्राप्ति होना, यानी आदिवासी क्षेत्र काफ़ी कहते हैं बहुत धनी थी। कारण क्या था, उनको जो वस्तु वहाँ पर मिल रही थी उसका जो कीमत था वो नहीं जानते थे, और इस वजह से जो था बहुत से सभ्य समाज उन पर अधिकार करना चाहते थे। यानी खनिज संपदा की प्राप्ति के लिए सारे कार्य होता था, उनकी जो है रहन सहन को तहस नहस की जाती थी। आदिवासी क्षेत्र में प्रशासकों और मशीनरी का प्रवेश सबसे बड़ी जो है इनका प्रॉब्लम क्रिएट किया था। आदिवासी क्षेत्र में दवा दारू करने वाले और बाहरी लोगों की उपस्थितियाँ, तो इसमें देखा जाए तो बाहरी लोग दवा दारू करने के बहाने उनके पास जाया करते थे और उनके संस्कृति में मिलने की कोशिश किया करते थे। आदिवासी क्षेत्र में आवागमन और संचार के साधन जिन्हें हम बाहरी लोगों ने इस क्षेत्र में आने के लिए सुविधा प्रदान किया था बहुत ज़रूरी थी। यानी आदिवासी क्षेत्र में आगमन और संचार के साधन जिन्हें बाहरी क्षेत्र को इस क्षेत्र से आने के लिए सुविधा दिया जाता था। कहते हैं बांध बनाने, उद्योग के विकास और सिंचाई साधनों के विकास के परिणाम स्वरूप आदिवासियों का उनके क्षेत्र में विस्थापन होना। यानी जब कहते हैं हमारा समाज काफ़ी विस्तृत हो गया, बहुत ही सभ्य हो गया, तो हमने क्या किया, आदिवासियों को जो है तहस नहस कर दिया। वहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए, उन क्षेत्रों में उद्योग का विकास किया गया, सिंचाई के साधन का विकास किया गया, जिसकी वजह से जो आदिवासी के प्राकृतिक स्थल थे वो तहस नहस हो गया, जिसकी वजह से उनकी जीवन जो था कहते हैं एक संकटमय बन गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो बांध बनाना, उद्योग के विकास और सिंचाई के साधन, जिसके वजह से इनकी जीवन जो था उथल पुथल हो गया। अब ये कहते हैं इस प्रकार संस्कृति संपर्क के कारण कई आदिवासी समस्याएं पैदा हो गई, और उन समस्या का जो है नीचे वर्णन किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर संस्कृति संपर्क होता है, अगर हम सभ्य समाज से संपर्क में जाते हैं, तो कहते हैं बहुत तरह की समस्या जो है उनके जीवन में तहस नहस उनकी लाइफ कर दी। सबसे पहला पॉइंट हमारे इस आता है इसके अंतर्गत, यहाँ पर देखा जाए तो भूमि अलग गांव, यानी ये पहला पॉइंट था जिसमें भूमि अलग गांव की समस्या जो है मुद्रा अर्थव्यवस्था के आने के कारण पैदा हुआ। यानी मुद्रा जो आई, पैसे जो आए, मुद्रा वर्ड जो होता है पैसों की लिखी जाती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए होता है। कहते हैं जब उनके पास पहले तो सामानों का आदान प्रदान हुआ करता था, जब उनकी जीवन काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन जैसे ही पैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आया, उनकी बहुत बड़ी जो है समस्या लगा के खड़ी कर दी। प्रत्येक उपभोग के साथ आदिवासियों को धन की आवश्यकता पड़ने लगी, लेकिन कमाने का कोई और स्रोत उनके पास था ही नहीं। आप समझ सकते हो कि आदिवासी लोग जो थे जंगल में जीते थे, जंगल में रहते थे, फिर पैसा उनके पास आए कहाँ से। लेकिन जंगल को तो है तहस नहस कर दिया गया, तो जो वस्तु जंगल से उनको प्राप्त होता था, अब के समय जो है जंगल से वो चीज़ें प्राप्त नहीं होता है, और उनको कोई ऐसा कुछ आता ही नहीं था जो कि वो सभ्य समाज में जाके वो अपना जीवन यापन कर ले। तो इसी कारण जो है धन की आवश्यकता पड़ी, जिसको कमाना उनके लिए संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रखना पड़ा या उसको बेच दिया। इसके अतिरिक्त पहाड़ी लोगों से आदिवासियों का शोषण भी किया गया और उन जमीन हथियार ली और राज्य से भी
जो है औद्योगिक के नाम पर जमीन को ले लिया। राज्य ने कई अधिनियम पारित भी करके जमीन के हस्तांतरण या बिक्री और गैर आदिवासी के हाथों में पहुंचाने पर रोक भी दिया, लेकिन फिर भी संभव नहीं हो सका। तो ये सबसे बड़ी उनके जीवन की समस्या थी, क्योंकि कहते हैं उनकी आवासों को तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने लग गए, और जो वो प्राकृतिक चीज़ को जानते थे वो भी अब उनके पास नहीं रहा। अब उनके पास सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि अब वो अपना जीवन, अपना पेट भरे कैसे। तो इसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए जो कई लोगों ने इनका जो है हद से अधिक शोषण किया। उसके पश्चात आता है ऋणग्रस्तता, यानी ऋणग्रस्तता जो है उनकी जीवन को और भी बहुत विडंबनापूर्ण बना दिया। कहते हैं आय के साधनों के अभाव में आदिवासियों की जो है ऋणग्रस्तता बढ़ती ही गई। कई महाजनों और कई साहूकारों ने ऋण देकर गरीबी बढ़ा दी। यानी देखा जाए तो कहते हैं बहुत से महाजनों ने और साहूकारों ने इनको जो है ऋण दे दिया और पहले ही अंगूठा का निशान लगवा लिया, क्योंकि वो ऋण कभी चुकती ही नहीं थी। आजीवन ऋण की जो है चक्रव्यूह में वो फंस जाते थे। इवन कि पिता के बाद पुत्र भी जो है ऋण के जो है चक्रव्यूह में फंस जाते थे, और सदैव ही जब महाजनों और साहूकारों के वो लोग कहते हैं कि उनका सेवक बन जाते थे। इन महाजनों ने ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया और इस ऋण सुविधाओं के कारण आदिवासी शराब पीने लगे। शादी में जो है स्त्री धन या वधु मूल्य की रकम बढ़ गई। इस उपयोग के कारण आदिवासियों को धन की आवश्यकता पड़ी और इस कारण वह साहूकार के पास जाने लगा। और इस प्रभावशाली कारणों से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने साहूकारों को आदिवासी क्षेत्र में पहुंचने से रोक लगा दिया। राज्य ने बैंक और सहकारी सोसाइटी को प्रेरित किया, वह अपेक्षित रूप से थोड़े ब्याज में आदिवासियों को सहायता करते थे। कहते हैं सरकार की तरफ से भी बहुत कदम उठाया गया, लेकिन वो उनके समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त थी। उसके पश्चात था बंधुआ मजदूर बना लेना। देखिए बंधुआ मजदूर बनना उनके जो है भाग्य की सबसे बड़ी विडंबना थी। कहते हैं गंभीर समस्याओं में से एक मानी जा सकती है, और इस समस्या का उद्गम नितानंद गरीब और आय के निरंतर होने वाली कमियां से कारण हुई। देखा जाए तो भूमि अलगाववाद में जो है ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी एक गरीबी परंपरा का रूप जुड़े हुए थे। यानी गरीबी परंपरा का जो है एक रूप जुड़ चुका था। धन के अभाव में साहूकार जो है आदिवासियों की जमीन को गिरवी रख लेते थे, और धन के न होने के कारण आदिवासी कर्जा नहीं चुका पाते थे। इसका प्रभाव यह होता था कि वो बंधुआ मजदूर बन जाते थे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो वो जो होते थे गुलाम की तरह उनका जीवन व्यतीत होता था। यानी जो साहूकार होते थे, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, उनको जो है मजबूरी उनका जो है शक्तियों का प्रयोग किया करते थे। उनकी कहते हैं बेशकली वो किसी चीज़ में कुशल नहीं थे, बट उनके पास जो है मेहनत का शक्ति था, जिसका प्रयोग जो है साहूकारों ने जम के किया और उनका बहुत ही शोषण किया, और उनको बंधुआ मजदूर भी बनाया गया। उनका ये विचारधारा था कि जब तक पैसे कर्ज चुकेगी नहीं तब तक जो है आप बंधुआ मजदूर बन के यहीं पे आपको रहना पड़ेगा और आपको सारे कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन देखा जाए तो साहूकार उनको इस तरह से ब्याज लगाते थे कि उनका ब्याज आजीवन कभी ख़त्म भी नहीं होता था। कहते हैं एक वंश से दूसरे वंश में सिर्फ स्थानांतरण होती थी। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कृषि स्थानांतरण। कृषि स्थानांतरण का मतलब यही होता है कृषि का जो है बदलना। कहते हैं आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या कृषि स्थानांतरण था। इसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तरी पूर्व में से झूम कहती थी, बिहार में से खोलू कहते थे, उड़ीसा में से खोंडा, और प्राचीन आदिवासी में यह प्रथा कोड्डू नाम से जानी जाती थी। कृषि स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि जब तक कृषि उपजाऊ होती है तब तक हम उस पर कृषि करते हैं। जैसे ही उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है हम उस स्थान को छोड़ के हम दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं। इसे कृषि स्थानांतरण कहते हैं। कृषि स्थानांतरण का आशय जंगल और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र की जमीन को काट देना या खाली किए स्थान पर बीज को छिड़क देना होता है। कहते हैं इस तरह के खाली किए हुए भूभाग पर अरहर, मक्का एवं बाजरे की खेती की जाती थी। यह हाल से खेती नहीं की जाती थी, यानी हल से खेती करना उस समय संभव नहीं था, केवल बीज को छिड़क दिया जाता था। इस भांति एक दो बार जंगल और पहाड़ की भूमि पर फसल की जाती थी तथा 5-7 वर्षों बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जाता था। तो इसमें कोई दो राय नहीं, उनको ये बात नहीं था कि कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ होती है, क्या था, ये पद्धति से वो भली भांति परिचित नहीं थे। इसलिए जब भी होता था जो होते थे पेड़ पौधों खाली कर दिया जाता था और वहाँ पर खुला ज़मीन बना के उसमें कृषि करते थे। लेकिन आपको पता है कृषि का भी अपना एक स्थान होता है, एक समय अवधि होता है। उसके पश्चात वो अवधि ख़त्म हो जाती थी और उसके बाद जो है ये फसल भी
करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अशिक्षा। अशिक्षा का मतलब यही होता है दोस्तों कि आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा की है, यानी वो लोग शिक्षित नहीं होते थे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी और इसी का फायदा जो होता था बड़े बड़े लोग उठा लिया करते थे। शिक्षा का विकास इस क्षेत्र में इसलिए रुक गया कि आदिवासी जो है दुर्गम स्थानों पर रहते थे। स्कूलों में पढ़ाई का समय आर्थिक एवं कृषि उपार्जन के आते थे, इन दोनों में वो मेल नहीं होती थी। इस कठिनाई को देखते हुए सरकार ने एक जो है किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्कूल खोलने का प्रयास अवश्य ही किया गया। यानी देखा जाए तो उनमें अशिक्षा का अभाव होना ही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी कर दी। कहते हैं उसमें आदिवासियों में कई लोगों ने इस जो है प्रथा को तोड़ने की कोशिश किया और तोड़ के जो है अपने समाज को काफ़ी विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो कोई भी कार्य करने में सक्षम भी नहीं है। कहते हैं जब तक आपको भी टॉपिक का ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो आप भी जो है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक के रिगार्डिंग ही आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्वास्थ्य और पोषण की समस्या। कहते हैं ये सारे तो एक तरफ था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उनके समक्ष था वो स्वास्थ्य और पोषण की समस्या थी। कहते हैं उनको आधुनिकता का पहचान नहीं थी, तो वो प्राकृतिक रूप से रहना ही पसंद करते थे और कई जगह स्वास्थ्य और पोषण की बहुत बड़ी समस्या से सदैव ही जूझते रहते थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण आदिवासियों का पर्याप्त पोषण नहीं हो पाता था। उनमें कई तरह की जो है बीमारियां होती थी और इन बीमारियों से मुख्यतः मलेरिया, पीलिया होता था। इन बीमारियों का इलाज केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में ही हो सकता था। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहते हैं आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। आज भी देखा जाए तो गाँव में कई क्षेत्र होगा जहाँ पर आपको जो है स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से कई व्यक्तियों की जान तक भी चली जाती है। कहते हैं हम बेशक ही सभ्य समाज में निवास कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है गांव बहुत पिछड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। कहते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं हर गांव में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी का जीवन भी बच सकती है और आदिवासी क्षेत्र में भी ऐसे ही देखने को मिला। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि हमारे समक्ष था। अगला टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम ग्रामीण समाज के विषय में चर्चा करेंगे। ये ग्रामीण समाज जो है, सबसे पहले हमने आदिवासी समाज के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जाना, अब जो है हमारा ग्रामीण समाज है। तो ये ग्रामीण समाज अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ग्रामीण समाज का आशय उस समाज से है जो गाँव में रहता है और जो प्राकृतिक पर्यावरण पर सदैव निर्भर रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः कृषि उससे जुड़ी हुई है और गतिविधियों के संदर्भ में भी है। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज जो है एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर होता है और प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ ही होता है अगर प्राकृतिक में वर्षा हुई तो उनकी कृषि होंगी, अगर नहीं हुई तो वो कृषि होने में सक्षम नहीं रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, ये हमें एहसास है। गांव में जनसंख्या घनत्व निम्न होते हैं, यानी बहुत ही गांव में जनसंख्या जो होती है कम होती है और लोग जो है मौखिक परंपराओं के द्वारा अपने समूह में अंत क्रियाएँ करते हैं। कहते हैं ग्रामीण समुदाय में संस्कृति एवं परंपरागत व्यवहार बहुत ही जो है समृद्ध होते हैं। ऐसे होने पर भी इस समाज में आज के दृष्टिकोण में सामाजिक आर्थिक विकास न्यूनतम होता है। ऐसी अवस्था में इन समाजों में सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए कई विकास कार्यक्रम किए जाते हैं। यानी ग्रामीण समाज देखा जाए तो आज के समय कुछ हद तक जो है आदिवासी समाज के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज में कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही निम्न जनसंख्या वाले समुदाय होते हैं और ये गांव में हर क्षेत्र में होता है। कहते हैं भारत जो है गांव का ही देश माना जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक लोग जो है गांव में ही निवास करते हैं, यानी 75% लोग देखा जाए तो गांव में ही निवास करते हैं। बाकी लोग शहरों में बेशक ही निवास करते हैं और गांव का जो है मुख्यतः जनसंख्या घनत्व निम्न होने के कारण सबसे बड़ी यही होती है कि ये लोग जो होते हैं कार्य करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण समाज की विशेषताएं। आखिर ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या है? देखिए कहते हैं गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और भारत भी कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। तो कृषि का हमारे जीवन में कितना महत्व है
ये वही व्यक्ति जान सकता है जो देश का कल्याण जानता हो। इसलिए गांव में मुख्य व्यवसाय कृषि ही माना गया है और यह केवल ग्रामीण समुदाय के आय का स्रोत ही नहीं है, अतुल यह ग्रामीण के जीवन की पद्धति भी है। यानी देखा जाए तो वो आय का स्रोत ही नहीं कह सकते, उनकी जीवन की पद्धति है और ये पद्धति कहते हैं एक के बाद एक चलता ही रहता है। तो ये जो है इनका परंपरागत व्यवसाय होती है। ग्रामीण समुदाय आकार में बहुत छोटा होता है, अर्थात बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र में छोटे समूह के निम्न घनत्व होते हैं। यानी छोटा समूह होता है लेकिन यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होती है बहुत ही विरल होती है, बहुत ही कम होती है। ग्रामीण समूह के जो लोग हैं प्रत्येक संपर्क करते हैं और इसलिए उनका व्यवहार कहते हैं आमने सामने होता है। यानी ग्रामीण समूह के लोग जो है प्रत्येक संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक मतलब है आपसी संबंध उनमें बना हुआ रहता है। यानी कहते अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो अलग रहते हैं, लेकिन ये सारे जो है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनका व्यवहार आमने सामने का होता है। जो होता है वो सामने ही वो लोग करते हैं। उनकी सामाजिक संरचना नातेदारी और परिवार सदस्य पर निर्भर करता है। यानी उनका जो जीवन है, सामाजिक संरचना है, नातेदारी, परिवार, ठीक है, और सदस्यों पर निर्भर करता है। यानी इनकी इतने तक ही सीमित होती है। इस समाज में वंश परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वंश और जो है इनका जो है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामान्यतः वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही होती है कि ये संयुक्त परिवार में रहते हैं। यहाँ पर 3 जनरेशन जो होती है साथ में रहता है। यानी देखा जाए तो 3 वंशागत जो होते हैं साथ में रहते हैं। इसमें दादा दादी भी होती है, ठीक है, और इनमें जो है कहते हैं मम्मी पापा भी होते हैं और इनमें उनके जो है पिता के जो बच्चे भी होते हैं। यानी 3 इसमें वंशज आपको देखने को मिल सकता है। यानी पोता पोती भी इसी के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार वह है जिसके सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही चूल्हे से पके हुए खाने को खाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि आज भी जो है वो एक साथ मिल के रहते हैं और एक ही चूल्हे के जो है भोजन पका हुआ खाते हैं, एक ही उपासना विधि को अपनाते हैं और जो कि नातेदारी के बंधनों से बंधे होते हैं। एक परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार में पीढ़ियों की गहराई ज़्यादा होती है। यानी ये पीढ़ियों की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये आपस में मिलजुल के अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं ग्रामीण समुदाय के लोग कर्मकांड और रीति रिवाज में अधिक रूढ़िगत होते हैं। यानी ये बात इनके लिए थोड़ा सा अलग बनाता है कि ये कर्मकांड और रीति रिवाज में अधिक दृढ़ रहते हैं, यानी इसी में ही जुड़े हुए रहते हैं। इनका हर एक कार्य में आपको कर्मकांड और रीति रिवाज दिख जाता है। कहते हैं देवी देवता में उनका विश्वास सबसे अधिक माना जाता है। गांव के लोग जो होते हैं सबसे अधिक ईश्वर पे विश्वास करते हैं। देवी देवताओं में विश्वास करना, ठीक है, उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। ग्रामीणों में पारंपरिक संयोग और समूह की निकटता अधिक होती है। यानी गाँव में देखा जाए तो हर एक ही समुदाय के लोग जो है एक क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए आपसी सहयोग काफ़ी बना रहता है। आपने भी देखा होगा कि अगर कहते हैं राजपूत का अगर एरिया है तो पूरा राजपूत के ही लोग रहते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रह रहे हैं तो मुस्लिम धर्म के लोग ही मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो समूह के निकट अधिक होते हैं, उनमें गहन भाईचारा की भावना पाई जाती है। कठिनाई के समय ये समूह बड़ी ही आत्मीयता से मदद भी करते हैं। यानी हर एक त्यौहार, हर एक कहते हैं विवाह समारोह में ये बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट करते हैं और बढ़ चढ़ के अपना कार्य को संपन्न भी करते हैं। यानी देखा जाए तो ये समाज जो है काफ़ी हेल्पफुल भी लोगों के लिए रहता है। कहते हैं अगर ग्रामीण समाज की संस्कृति लोक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। यानी ग्रामीण समाज की संस्कृति जो है लोक संस्कृति के नाम से जानी जाती है और उनकी संस्कृति जो है रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड से सदैव जुड़ी हुई रहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी संस्कृति रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड से सदैव ही जुड़ी रहती है। इसमें लिखाई पढ़ाई का कोई स्थान नहीं होता है। ये लोग एक ही सामान्य संस्कृति के पृष्ठभूमि में बड़े होते हैं। अंततः जीवन के प्रति उनके जो है वैचारिकों में अंतर नहीं होता है। इस कारण उनका जीवन जो है सहजातीय होता है। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज संस्कृति लोक संस्कृति के नाम से काफ़ी जाना जाता है और उनकी संस्कृति रीति रिवाज, मानकों और कर्मकांड काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। यानी एक गांव में अगर हो तो वो अगर कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है, तो उनमें जो है सामान्य आपको देखने को मिल सकता है। कहते देखा जाए तो परंपरागत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि अर्थव्यवस्था ही है।
कृषि करने की उनकी विधि परंपरागत है और ये सामान्यतः वर्ष में 2 फसल लेते हैं। यानी देखा जाए तो इनका जो होता है कृषि करने की जो पद्धति होती है वो बहुत ही सरल होता है। यानी देखा जाए तो ये साल में सिर्फ 2 फसल को ही प्राप्त कर पाते हैं। फसल की इस पद्धति में उत्पादन कम होता है। फसलों के बाजार में बेचने की सुविधाएं भी बहुत कम है और इस तरह की अर्थव्यवस्था में परिणाम स्वरूप उनका जीवन गरीबों से काफ़ी निकलती है। इनका जीवन जो है गरीबों में ही बीतती है। इधर कुटीर उद्योग कमज़ोर होने से जो है ग्रामीण पड़ोसी कस्बों में धंधे के लिए जाने लग गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो ग्रामीण समाज की जो है कृषि जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रचलित है और कृषि पर ही ये लोग निर्भर हैं। फसलों के बाजार में बेचना उनको नहीं आता है और आता भी है तो कहते हैं उनके बहुत से फसल जो है शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको अच्छा जो है आमदनी नहीं मिल पाता है। पहले के समय में उन जो थे कुटीर उद्योग भी करते थे, यानी छोटे छोटे उद्योग से काफ़ी जुड़े हुए थे। घर में है तो हर तरह की चीज़ें बनाया करते थे। लेकिन जैसे औद्योगिकरण हुआ उनकी जो है घरों में बनाए गए चीज़ जो है उनका बिकता नहीं था या बहुत काफ़ी महंगी होती थी, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते थे। इसके वजह से उनका जो है कुटीर उद्योग जो थी ख़त्म सी हो गई। क्योंकि आपको पता ही अगर हम हाथों से बुने तो इसको एक चीज़ को बनाने में कम से कम 5-6 दिन लग जाती है। तो इसी कारण उनका रेट भी काफ़ी बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही आज हमारे मशीनीकरण आ गया, मशीन आ गया, जिसके वजह से इनका जो वस्तु जो महंगी थी वो लोग लेना बंद कर दिए और सस्ती वस्तुओं के ऊपर काफ़ी आकर्षित हो गए, जिसके वजह से इनका कुटीर उद्योग जो था बहुत कमज़ोर सी हो गई और यहाँ इवन की ख़त्म सी हो गई। तो उनको एटलीस्ट जो है कुटीर उद्योग को बंद ही करना पड़ गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत के गाँव का बहुत बड़ा आधार कृषि व्यवस्था थी। ये गांव पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मण ग्रामीण सामाजिक संरचना में बड़े जो है ऊंचा स्थान रखते थे। इसका कारण यह है कि वह शिक्षा देने जैसे पवित्र धंधा ही किया करते थे। गांव में दूसरी जातियां अशुद्ध जातियां हैं, वे अशुद्ध व्यवसाय ही करते थे। ये समूह परंपरागत व्यवसाय को अपनाते थे। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो था जो है ब्राह्मण ग्रामीण सामाजिक संरचना में सबसे ऊंचे माने जाते थे। यानी हर समय अगर देखा जाए तो ब्राह्मण को सबसे ऊंचे माना गया था। उसके पश्चात क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था पहले समय में गांव के क्षेत्र में बहुत देखने को मिलता था और ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्थान प्राप्त था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। उनको कहते हैं कि उनका कारण था कि शिक्षा देने जैसे पवित्र धंधे ही करते थे, इसलिए जो है ब्राह्मण को सबसे ऊंचे दर्जा मिला प्राप्त था। क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा देने की पवित्र धंधे में लगे रहते थे। गाँव में दूसरी जाति अशुद्ध जाति होती थी, अशुद्ध व्यवस्था ही करती थी। यानी अगले जाति को लोग सदैव ही अशुद्ध ही मानते थे। ग्रामीण समाज में आधुनिक जीवन पद्धति और विचारधारा को नहीं अपनाया जाता था। यानी देखा जाए तो ग्रामीण समाज में आधुनिक जीवन पद्धति नहीं अपनाते हैं। उनका जीवन जैसे पहले था उसी तरह से वो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। कहते हैं वो अब भी अर्जित जीवन पद्धति को मानने वाले हैं, इसलिए उनकी गतिशीलता बहुत ही सीमित है। कहते हैं ये बहुत बड़ी इनके जो है विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण क्षेत्र में विचलित व्यवहार को बड़ी सख्ती से लिया जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ग्रामीण समाज में जो विचलित व्यवहार होती है, यानी जो गलत व्यवहार होता है, उसको जो वो लोग बहुत सख्ती से निपटाते हैं। कहते हैं इवन कि समाजों में अगर कोई गलत कदम उठाता है तो वो उसको ख़त्म भी कर देते हैं। तो उनकी जो काफ़ी सख्तीपन है, जिसके वजह से समाज जो है गलत रास्तों पर नहीं जाती थी। लेकिन कहते हैं आज ग्रामीण समाज में ये सख्ती ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे भी खराब होते चले जा रहे हैं और उनका जो है रूप रंग भी बदलते चले जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं पहले के समय में बहुत विचलित व्यवहार करते थे, यानी बहुत सख्ती थी और वहाँ पर हर व्यक्ति जो है रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करते थे। क्योंकि कोई भी समाज तभी जो है व्यवस्थित और विकसित हो सकती है जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन हो। कहते हैं कृषि की आधुनिक तकनीक अभी गांव में जो है मजबूती से नहीं अपनाई जाती है। लोग जो है वर्षों पुराने विधियों को अब भी काम में लेते हैं। देखा जाए तो गांव के व्यवसाय आज भी कठोर श्रम पर निर्भर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कृषि की आधुनिक तकनीक अभी गाँवों में मजबूत से नहीं अपनाई जा रही है। लोग
वर्षों पुराने विधियों को ही अपना रहे हैं, यानी जो परंपरा उनके पूर्वजों में विद्वान था वही रूल रेगुलेशन लेके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी देखा जाए तो उन्होंने आधुनिकता को कभी भी नहीं अपनाना चाहा है, लेकिन आज के समय देखा जाए तो उन्होंने आधुनिकता को भी अपना लिया है। पहले के समय में वो कठोर परिश्रम पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन आज कहते हैं आज के जो बच्चे हैं उनकी सोच विचार बदल गया है और वो लोग कठोर परिश्रम के जगह जो है सरल जीवन को ही मानने लग गए हैं। आज भी गांव की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, खास तौर के उत्पादन एवं भोग के क्षेत्र में ही। यानी देखा जाए तो आज भी जो है वहाँ का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, यानी किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर वो नहीं करते हैं। बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वस्तुएं एक स्थिर व्यवस्था है और यह इसलिए है कि ये लोग आधुनिक तकनीक कृषि नहीं करते हैं, यानी वहाँ पर आज भी जो है वो पुराने पद्धतियों का ही प्रयोग करते हैं। न उसके विनियम विधि और बाजार अर्थव्यवस्था आधुनिक है, यानी ना तो विनियम है ना ही उनके जो है आधुनिक तकनीकी कृषि है, और उनका जो है बाजारों में अर्थव्यवस्था जो आधुनिक बहुत ही साधारण ही माना गया है। कहते हैं अगर बात हम करें ग्रामीण समाज के लोग जो है परंपरावादी होते हैं, यानी ये लोग परंपरा को काफ़ी मानते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वो परंपरावादी है। इसे समाजशास्त्र में लघु परंपरा कहते हैं। उनका अतीत के स्थान गहन संबंध होता है, यानी अतीत से उनका जो संबंध होता है बहुत ही गहरा होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामाजिक इकाई के रूप में, यानी भारतीय जो है ग्रामीण समुदाय क्या है और इसका एक इकाई के रूप में क्यों लिया गया। कहते हैं ब्रिटिश शासकों ने कहा है कि भारत के गांव छोटे जो है गणतंत्र की तरह है, यानी भारत का जो गांव है छोटे गणतंत्र की तरह है, ये अंग्रेजों का मानना था। अर्थात ग्रामीण लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके गांव से ही पूरा हो सकता है, यानी लोगों की आवश्यकताएं गांव से ही पूरी होती है। अपने अस्तित्व के लिए वे बाहर के लोगों पर सदैव निर्भर नहीं रहते हैं, यानी देखा जाए तो अपने अस्तित्व के लिए वो किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर नहीं होते, न दूसरे लोगों पर इनका निर्भरता रहता है। ब्रिटिश लोगों की यह मान्यता भारतीय समाजशास्त्री गाँव में जो है वैज्ञानिक अध्ययन के गलत सिद्ध किया है, लेकिन ये सिद्ध कहते हैं गलत तो सिद्ध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा के एक अध्ययन से सिद्ध है कि कोई 30 गांव जो है विवाह से जुड़े हुए हैं और जो कहते हैं उपभोग की कई वस्तुएं जैसे कि नमक, मीठा तेल, कहते हैं कई औजार, कपड़ा, जवाहरात हर गांव में पैदा होता है और ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ये सारी बातें एक अलग ही दृश्य को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते गांव जो है इतनी विकसित नहीं है, इसलिए हर प्रकार की सेवा हर क्षेत्र में नहीं हो सकता है। लेकिन एक सिद्धांत भी है जो हरियाणा में की गई थी, जहां पर 300 गांव में विवाह से जुड़ना, यानी एक कहते हैं एक गांव जो है 300 गांव से जुड़ा, इसका कारण था विवाह संबंध। तो इस वजह से भी कहा जा सकता है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और भी देखा जाए तो उपभोग से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, चाहे वो नमक हो, मीठा तेल हो, कई औजार, कपड़ा, जवाहरात, हर तरह से जो है एक दूसरे पे ये निर्भर बने हुए हैं। प्रत्येक गांव में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। अतीत से गांव अलग अलग राज्य के अंग थे। इसके अलावा गांव के लोग जो है संपूर्ण देश में तीर्थयात्री की तरह खींचे चले जाते हैं। उदाहरण के लिए 4 धाम की यात्रा गांव की दुनिया के साथ जोड़ देती है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि गांव पृथक है। वास्तव में ये विशाल समाज के ही एक अंग है, यानी देखा जाए तो गांव हमसे अलग नहीं है, गांव भी हमारे एक कहते हैं एक पार्ट है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। कहते हैं आज़ादी के बाद सन 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम गांव के जो है सर्वांगीण विकास के लिए चलाए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का विकास में जुटना था। बाद में चलकर सन 1959 में पंचायती राज अथवा स्थानीय शासन चलाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ जो है समाज में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। पहले जहाँ पर जो था पंचायती राज था, अब वहाँ पर जो है स्थानीय शासन ने ले लिया है। तो इसमें कहते हैं बहुत अधिक समय अवधि नहीं थी, समय काल नहीं थी, लेकिन गांव में जो है बहुत परिवर्तन देखने को हमें मिला है। ये दोनों ही कार्यक्रम समांतर रूप से चलते जाते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को है एकीकृत ग्रामीण विकास के स्थान पर रखकर इसे 1979 ईस्वी में किया गया था, यानी 1979 यानी 1979 के दशक में काफ़ी कुछ चेंज होने को जो है दिखाया गया था, जो कि बहुत ही विविध था।
ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की अंत क्रियाएं बराबर चलती है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आता है तथा यहाँ के लोग के साथ संपर्क भी करता है। इसी तरह जो है शहरों के लोग जो है गाँव में जाते हैं, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शहरों का प्रभाव भी पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति अगर शहर में से आया है तो उसका जो है रूप रंग ढंग सब चेंज हो जाता है और इवन कि अपने समाज को भी चेंज करने की काफ़ी प्रयत्न करता है। कहा जाता है कि शहरों ने गाँव के कुछ लक्षणों को अपना लिया है, यानी शहरों ने गाँव के कुछ लक्षणों को जरूर अपना लिया है। गाँव का कुछ कच्चा माल शहरों में पहुँचता है और इस तरह गाँव तथा शहर के बीच जो है पारस्परिकता विकसित होता जा रहा है। इसे जो है ग्रामीण शहरीय नैरोत्यम कहते हैं। इसका मतलब है कि गाँव और शहर में निरंतरता बनी रहती है। इस निरंतरता ने सड़कों के आगमन के द्वार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रस्तुत भी किया है, यानी इनमें लेन देन कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण सड़कों का निर्माण हुआ है और सड़कों के निर्माण होने से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन काफ़ी देखने को मिलता है। कहते हैं जाति व्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है तथा अब दोनों क्षेत्र में अधिक गतिशीलता देखने को मिल सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मिलाप की वजह से जो है बहुत ही जाति व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। आप देख सकते हो कि अभी के समय में जो है बच्चे भी जो है एक दूसरे से जो है जाति के संबंध में अलग होते जा रहे हैं। उनका आकर्षण जाति नहीं देखती है, तो जो है ये बात जो है पूरा साबित कर देता है कि गांव और शहर में काफ़ी जो है कहते हैं रूल रेगुलेशन कमज़ोर पड़ गई है, यानी जाति व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। ग्रामीण क्षेत्र वस्तु विनिमय को छोड़कर नगद बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कहते हैं ग्रामीण समाज जो है हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो भी कच्चे माल होते हैं हमें ग्रामीण समाज से ही मिलती है। कहते हैं अगर शहर का विकास हुआ है तो शहर भी पहले गांव के रूप में ही था, लेकिन इसके विकास के वजह कारण ये शहर के रूप में परिवर्तन हो गया। कहते हैं विकास जो होता है हमारा हर एक समाज के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है नगरीय समाज। नगरीय समाज कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हम आज भी नगर में निवास कर रहे हैं और कई व्यक्ति जो है नगर में रहते हैं, तो नगर की विशेषता जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहेगा। कहते हैं नगरीय समाज में कस्बे, शहर और महानगर आते हैं और इनकी विशेष जीवन पद्धति होती है और नगरीय समाज में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अधिकतर लोग ऐसे धंधे में लगे होते हैं जो कृषि एवं पशुपालन को नहीं होता है, यानी वो पशुपालन और कृषि नहीं करते हैं। ग्रामीण समाज में ये सारे चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन नगरीय समाज में ये सब चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए गए हैं, बड़े बड़े ऑफिस है, बैंक है, तो इसलिए शहर जो है इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन कृषि पद्धति जो है यहाँ पर ना के समान है और पशुपालन भी ना ही के समान ही है। इन क्षेत्रों में निश्चित परिस्थितियां और विभिन्न संस्कृति की विशाल संस्कृति बनती है और पाई जाती है। आप देख सकते हो कि ग्रामीण समाज में कोई अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें हर तरह के जो है सामाजिक को मान्यता रखने वाले व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, यानी हर तरह के जाति जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। देखा जाए तो नगरीय समाज की अब क्या विशेषता है और नगरीय समाज की जो है कुछ विशेषता है जिसके विषय में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। नगरीय समाज की विशेषता क्या है, देखिए। इसके अंतर्गत आता है शहर व कस्बे में ग्रामीण समाज की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व होती है। तो ये तो आपको भी पता है कि लोगों को जहाँ सुविधा मिलती है लोग वहाँ रहना अत्यधिक पसंद करते हैं। कहते हैं जहाँ पर गांव में सुविधाओं की कमी है, समस्याएं हैं, वहीं जो है शहरों में इन समस्याओं को दूर किया है। कहते हैं आपको जो है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खान पीन के मार्केट, ये सारे चीज़ें आपको जो है कुछ कदमों की दूरी पे मिल जाता है। तो देखा जाए तो शहर व कस्बे में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व इसी कारण बन गया है, यानी जनसंख्या घनत्व होने के कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ पर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्र में संस्कृति विविधता और अधिक होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है संस्कृति का विविधता काफ़ी देखने को मिल सकता है। इसका कारण यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग शहर और कस्बों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर हर तरह की संस्कृति आपको देखने को मिल सकता है। और ये लोग जो है कई मायने में यहाँ पर आके बस भी जाते हैं, चाहे वो रोजगार के तरफ से आए हों या शिक्षा के लिए आए हों या चिकित्सा के लिए आए हों। जहाँ पर जिनका कंडीशन मिलता है वो वहीं पर बस जाना ही पसंद करते हैं।
शहरों का पर्यावरण प्राकृतिक नहीं होता, यानी यहाँ देखा जाए तो प्राकृतिक जो होती है बिल्कुल ही दूषित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ प्राकृतिक जो है आज भी शुद्ध है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है प्राकृतिक बिल्कुल ही तहस नहस हो गया है। ये पर्यावरण मनुष्य द्वारा बनाया गया विशेष पर्यावरण होता है। नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय मुख्य रूप से गैर कृषि धंधे जैसे व्यापार, वर्णित प्रशासन आदि पर निर्भर होता है। यानी कहते हैं अगर शहरों में देखा जाए तो यहाँ कृषि के धंधा नहीं होता है, और यहाँ पर होता है तो व्यापार होता है, वजनी होता है, प्रशासन आदि चीज़ें चलाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं अगर शहरी क्षेत्र में अधिक सामाजिक गतिशीलता होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्रों में अधिक सामाजिक गतिशीलता आपको देखने को मिल जाता है। अर्थात यहाँ लोग विभिन्न वर्गों में पाए जाते हैं और उनका जो है आधार आर्थिक ही होता है। यानी यहाँ पर जो है अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनका जो है मुख्य आधार कृषि को न होके आर्थिक ही होती है। कहते हैं शहरी क्षेत्र में राजनीति जो है सामाजिक नियंत्रण अदालत, पुलिस व अन्य जो है प्रशासनिक संस्थाएं द्वारा होती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक सारे नियंत्रण जो होती है, चाहे वो अदालत हो, पुलिस हो, चाहे अन्य प्रशासनिक संस्थाएं हो, इसके द्वारा जो है यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण होता है। कहते हैं शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच में अंतःक्रियाएं द्वितीयक संपर्क द्वारा होता है। यानी यहाँ पर प्राथमिक संपर्क द्वारा नहीं होता है, द्वितीयक संपर्क द्वारा जो होता है लोगों का आपस में अंतःक्रियाएं होती है। कहते हैं प्राथमिक संपर्क द्वारा, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राथमिक संपर्क जो है इनमें कहीं पाई नहीं जाती है, यानी इनमें द्वितीय संपर्क द्वारा ही होता है, ना कि प्राथमिक संपर्क द्वारा। यानी प्राथमिक संपर्क इनमें होती ही नहीं है। इसका अर्थ यही है कि लोग जो है पारंपरिक संबंध नहीं रख सकते हैं। तो पारंपरिक संबंध जो होती है गाँव में ही आपको देखने को मिल सकता है। शहर में लोग शहरी जिंदगी बिताते हैं, अर्थात लोगों में औपचारिक अंतःक्रियाएं, अवैश्विकता व्यवहार और गैर नातेदारी संबंध संस्कृति दिखावा होता है। यानी यहाँ पर सिर्फ वो दिखावा करते हैं, एक्चुअली में उनका वास्तविक उनसे कोई संबंध नहीं होता। जैसे गांव में आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके मित्रजन होते हैं जो आपके ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ पर गैर नातेदारी संबंध होते हैं, यानी जिसको हम सिर्फ भाव और प्रेम से ही जानते हैं, उस प्रकार की नातेदारी देखने को आपको मिलेगा। उनके अवकाश का समय क्लब, बाग बगीचा, जो है उपहार गृह, सिनेमा, होटल आदि हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं शहरी आर्थिक संगठन बाजार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी निर्भर रहता है। यानी शहरी आर्थिक संगठन बाजार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी निर्भर रहता है। कहते हैं नगरीय सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, संचार, बाग, होटल, सिनेमा आदि शहरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो जो है नगरीय क्षेत्र में सभी चीज़ों की सुविधाएं जो है सुचारू रूप से उपलब्ध होता है। यहाँ पर देखोगे तो सड़क जो होगा कहते हैं बहुत ही अच्छा रूप रंग का होगा, बिजली की भी व्यवस्था अच्छी खासी होगी और पानी की व्यवस्था भी अच्छी खासी होगी। इवन कि संचार का माध्यम, बाग, होटल, सिनेमा आदि जो है कई एक ही शहर में कई जगह मिल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होने के कारण जो है नगरीय समाज काफ़ी विस्तृत है और लोगों के लिए पसंदीदा काफ़ी होती, तभी तो यहाँ पर जनसंख्या जो होती है इसकी घनत्व अधिक होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। शहरी समाजों की विशेषता जो है गुमनामी है। यानी यहाँ गुमनामी लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके बारे में कोई किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे गांव में लोग सबको जानते हैं, वैसे ही शहर में नहीं। यानी गांव में आप हर एक व्यक्ति के बारे में जो है पूरी डिटेल रखते हो, लेकिन शहरों में यहाँ पर दूसरे के लिए जो है इन्फॉर्मेशन रखना संभव ही नहीं है। इवन कि अगर आप कहीं शहर में रहते हो तो आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का नाम तक भी आपको जो है पता नहीं होगा। तो गांव में इन सब बातों के लिए बहुत ही अलग स्थान होता है। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और शहर में कहते हैं एक दूसरे को कोई नहीं जानता, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नगरीय सामाजिक समस्याएं। देखिए नगर की अपनी एक समस्याएं होती है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं शहरी सामाजिक कई सामाजिक समस्याएं होती है, जैसे कि भीड़ भाड़ से लगी हुई जनसंख्या, गंदी बस्तियां, अपराध, स्रोत एवं सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव जैसे कि पानी और बिजली। कुछ समस्याएं शहरों में जो है गुमनामी के कारण भी होता है। इन शहरों में व्यवस्था संबंध रखने की नहीं मिलते हैं, इस कारण शहरों में जो है तनाव सदैव रहता है। देखा जाए तो शहरों में जो है मानसिक बीमारियां अत्यधिक होते हैं। सभी लोग गाँवों से शहरों की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं।
शहरों में बेरोजगारी अधिक होती है। जब शहर में रोजगार नहीं मिलता है तो गांव में जो है आदमी शहर में धकेल दिया जाता है। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जब शहर में रोजगार नहीं मिलता है तो गांव की तरफ फिर से वो चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। कहते हैं तब यह स्थिति बड़ी निराशाजनक बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी क्षेत्र में अगर हम बदलाव करते हैं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है आम लोगों में ही मिलता है। अगर कहते हैं आज जो है शहरों की समस्या इसलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोग जो है गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनकी माइग्रेशन के कारण ही ये लोग जो है काफ़ी यहाँ पर जो है अलग रूप रंग बना दिया है शहरों को। यहाँ पर जो है भागम भाग अधिक पाई जाती है। देखा जाए तो धकेलने वाली स्थिति का मतलब यही होता है कि गांव में रोजगार न होने से बेरोजगारी की अवस्था जो है ग्रामवासियों को नौकरियों की तलाश में शहर की ओर धकेल देता है। यानी धकेलने का अर्थ यही होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप गांव में हो, अगर गांव में आपको सुचारू रूप से हर चीज़ नहीं मिल पाता है, नहीं जीवनचर्या चल पाता है, तो आप क्या करोगे? शहर की तरफ ही अपना पलायन करोगे जहाँ पर आपको सुख सुविधाएँ सभी मिलेगा। कहते हैं गाँव में जो है आज भी पुरानी पद्धतियों को अपनाया जाता है, लेकिन शहरों में जो है ऐसा नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं गांव की तरफ जो है अपना रुख बना लेते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो खिंचने की स्थिति का आशय यही होता है कि ग्रामवासियों को उनके शहरों से बसे हुए निकट के संबंधी लोग उन्हें काम दिलाने के लिए शहरों में आमंत्रित भी करते हैं, बुला लेते हैं, अथवा यह कहे कि खींच लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके क्षेत्र के कोई व्यक्ति अगर शहर में गया होगा तो उसके बाद एक व्यक्ति को जो है बुला लेता है, और जिसकी वजह से सारे के सारे जो होते हैं शहरों में निवास कर जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके भी क्षेत्र में देखा होगा आपने कि कोई अगर विदेश भी जा रहा है, अगर एक बार कोई व्यक्ति चला जाए तो अपने साथ कई व्यक्तियों को जो है साथ में लेके जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब भारत में वास्को डी गामा आया था तो वो पहला व्यक्ति था जो भारत में खोज भी किया था, और इसने जब पहली बार आया तो यहाँ पर बहुत सारे मसाला लेकर आपस गया भी, और जब वहाँ पर वो गया वो मसाले काफ़ी उसकी 4 गुनी जो है मुनाफा हुआ, तो वो अपने साथ जो है हज़ारों की संख्या में जो है वहाँ से लोग को लेके आया। और कई लोग तो यहाँ की प्रकृति देख के, भारत की प्रकृति देख के यहीं पे बस गए और यहीं पे जो है रोजगार के अपने जो है बना लिए। तो ये सारी बातें एक आम हो जाती है और आम संबंध स्थापित करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी इसके अलावा नगरीय जीवन का मनोरंजन और आकर्षण पहलू भी लोगों को शहरों की ओर खींचता है। देखा जाए तो आज जो है शहर काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है और ग्रामीण जो है पिछड़ापन के ही चपेट में है। इसलिए लोग जो है आज के समय में मनोरंजन आकर्षण के पहलू को देखते हुए शहर में निवास करना उचित मानते हैं। गांव से शहरों में जो है विस्थापित होने पर लोगों के शहरों में रहने के लिए सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यानी बात अगर हम यहाँ पर करें तो गांव में जो है विस्थापित होने पर जो है लोगों को शहरों में रहने के लिए सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं गाँव में जहाँ पर आपके बड़े बड़े घर होंगे, शहरों में जो है आपको उतना बड़ा आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर बहुत छोटा होता है और लोगों की जनसंख्या जो होता है अधिक होती है। सामान्यतः वो लोग शहरों की बाहरी सीमा में सामूहिक आवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, जिसे झुग्गी झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो शहरों में आप देख सकते हो कि झुग्गी झोपड़ी की संख्या अत्यधिक होती है। ये सामूहिक आवास गंदी बस्तियां अथवा स्लम के जो है स्वरूप धारण कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मुंबई जैसे शहर में कहते धारावाही जो है बहुत बड़ी जो है स्लम एरिया है। कहते हैं इतनी बड़ी स्लम एरिया विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहते हैं जहाँ भी लोग जाते हैं अपने लिए घर व्यवस्था जो है स्लम के रूप में बना लेते हैं। कालांतर में इन बस्तियों की दशाएं बद से बदतर होती चली जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बस्तियां जो होती है वहाँ पर न तो पानी की सुविधा होती है, न नल की सुविधा होती है, न सीवेज की सुविधा होती है, और ये क्षेत्र जो होती है काफ़ी दूषित होती है, और यहाँ पर जो है बीमारी का भी प्रकोप बढ़ने की चांसेस सदैव बनी रहती है। तो ये सारी जो है समस्याएं इनको जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण कहते हैं कि कालांतर में इस बस्तियों की दशाएं बद के बेहतर होती थी और शहरों में होने वाले अपराधों की संख्या बहुत ऊंची भी है। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ पर अपराध, क्योंकि शहर में आपको पता है कि अगर सारे लोग गांव से जो है शहर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे तो यहाँ पर जॉब तो उनको मिलेगी नहीं। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए चोरी डकैती भी करेंगे। तो इस तरह से जो है
शहरी क्षेत्र में जो है अपराध की समस्या भी बहुत जो है अपना सर उठा रखा है, जिसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं आती है। पर मुख्य रूप से शहरों में ऐसे बेरोजगारी के कारण नवयुवकों में जो है व्याप्त निराशा एवं कठोर जनसंख्या के साधन के कारण भी होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा नहीं उनको रोजगार मिलता है तो नवयुवक जो होते हैं काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और इस हताशा के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपराध को ही अपना जीवन यापन के जो है सूत्र मान लेते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो गांव के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सारी जो है घटनाएं एक आम बात बन गई है, जो कि प्रशासन से भी नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है नगरीय क्षेत्र के लिए आती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ये ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर जो था नगरीय, ठीक है, और ग्रामीण और जो है आपका आदिवासी समाज के ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन था, विशेषताएं थी, समस्याएं था। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला चैप्टर जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर आप देखना मत भूलिएगा। अगला चैप्टर में जो है हम मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो है अगला वीडियो शायद प्राप्त भी न हो, क्योंकि आपको पता है अगर बाद में आप रिसर्च भी करने की कोशिश करो तो शायद आपको प्राप्त ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो की कमी नहीं है। अगर आप रिसर्च करोगे इसी नाम से, ठीक है, टॉपिक के नाम से ही रिसर्च करोगे तो आपको इस पे बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर मेरे समझाया हुआ समझ अगर आपको आता है तो आप ज़रूर मेरे ही वीडियो तलाश करोगे। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो नहीं मिलेगा तो आप हताश हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है 8th क्लास से लेकर BA MA तक के बच्चों के लिए जो है सिलेबस आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर में उपलब्ध है। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि चैनल हम सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है एक और बात आपको भूलना नहीं है कि दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है। इसलिए आपने क्या करना है, जो है YouTube से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।